नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के पहले पाठ की 1.1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। उसका दूसरा क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें ना तो कोई गुणा भाग होगा, ना कोई सूत्र लगेगा, ना कोई इसका आंसर आएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि दर्शाइए, यानी किसी एक आदमी को लिपापोती करके किसी दूसरी डिजाइन में डालना है, यानी उसके बराबर उसको दिखाना है। अब वो दो आदमी कौन कौन से हैं? पहला है एक ऐसी संख्या जो धनात्मक विषम पूर्णांक हो, धनात्मक भी हो, विषम भी हो और पूर्णांक भी हो। धनात्मक होने का मतलब प्लस में हो, यानी ऐसी संख्या जिसका मान किसी संख्या में जुड़कर उसका मान बढ़ जाए। जैसे 5 + 1 6 हो गया, तो एक धनात्मक है। अगर आप यहाँ 0 लिखोगे, 5 + 0, तो वो 5 ही रहेगा, इसका मतलब 0 धनात्मक नहीं है। अगर आप 5 - 0 करोगे तो भी 5 ही रहेगा, इसका मतलब 0 ऋणात्मक भी नहीं है, तो 0 नहीं लेना है, स्टार्ट करनी है 1 से। साथ में वो है विषम संख्याएं। विषम संख्या होने का मतलब है कि उनमें 2 का भाग पूरा नहीं जाना चाहिए। और वो पूर्णांक संख्या, तो आप पूर्णांक का मतलब माइनस की भी, 0 की भी और प्लस वाली भी, सभी संख्याएं आ जाती है। और उस संख्या को हमें कुछ ना कुछ गुणा भाग करके या तो ऐसा, ऐसा या ऐसा, इन तीनों में से कोई सा भी एक रूप दिखाना है, या तीनों हो तो तीनों दिखा देना है। इनके अलावा भी होते हैं रूप, जरूरी नहीं है कि यही हो, लेकिन हमें ऐसा ही दिखाना है। प्रश्न में ये बोला है, कोई ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक जिसको हमें दिखाना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, उसको हम a मान लेते हैं। अब ये a क्या क्या हो सकता है? a 1 हो सकता है क्योंकि धनात्मक भी है और विषम भी है। 3 हो सकता है, धनात्मक भी है और विषम भी है। 2 नहीं हो सकता क्योंकि 2 में तो 2 का भाग जा रहा है, इसका मतलब तो सम है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जा रहा है। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग जाए पूरा, वो सब सम संख्याएं होती है। इसका मतलब एक की जगह 1 3 5 7 9 11 13 15 आगे तक कुछ भी हो सकती है। लास्ट में लिखा हुआ है जहाँ क्यों, ये जो आप क्यों देख रहे हो, ये क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों कोई पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तो वो माइनस अनंत, -4, माइनस की संख्या 0, प्लस में अनंत, कितनी भी हो सकती है। और अब हमें ये जो ए आया है, इस ए को लिपापोती करके या तो ऐसा या ऐसा या ऐसा बनाना है। तो यहाँ ए लिख लेंगे और इस ए को हम पहला ही मान लेते हैं कि हमें ऐसा ही दिखाना है, तो हम a बराबर 6q + 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दिखाना यही। अब ये लिखने के बाद में मेन मोटिव हमारा ये हो जाता है कि इस a को मैं कैसे दिखाऊं, ये कैसे इसके बराबर दिखाऊं। तो अगर मैं यहाँ ऐसे आपको बोलूं कि ये भाज्य है, भाजक है, अगर ये नहीं समझ में आए तो पहले हम यहाँ चलते हैं जहाँ मैंने लिखा हुआ है भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। यानी अगर कोई भाज्य है और उसमें हम भाजक का भाग देते हैं, क्योंकि भाजक का हमेशा भाग लगता है, तो जो फल आएगा उसे भागफल बोलते हैं और जो शेष बचेगा उसको शेषफल बोलते हैं। अगर मुझे ये वापस भाज्य लाना है तो मैं भाजक और भागफल को गुणा करूंगा और शेषफल जोड़ दूंगा, तो एक सूत्र सा बनेगा। इस सूत्र को मैं यहाँ लिखूंगा कि भाज्य लाना है तो भाजक और भागफल को गुणा करो और शेषफल उसमें जोड़ दो। ऊपर इसके ये लिखा हुआ है। अगर मैं दोनों को सेम मानूं कि ये a भाज्य हो सकता है, 6 भाजक हो सकता है, यहाँ भी कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणा है, ये q भागफल हो सकता है और ये प्लस का प्लस है और 1 का शेषफल है, तो हाँ, इसका मतलब कन्फर्म है कि ये जो हमारा a है उसमें भाग 6 का दिया है। ये रूप लाने के लिए भाग 6 का दिया है, तो हम भी भाग 6 का देंगे। तो जैसे ही मैंने 6 का भाग a में दिया तो ये q बार जा सकता है और शेषफल 0 बच सकता है। जैसे यहाँ 12 हो तो 6 का भाग 12 में पूरा गया, शेषफल 0 बचा। क्या पता यहाँ 13 हो, एक का मान 13 भी हो सकता है, तो 6 का भाग 13 में दिया तो शेषफल 1 बचेगा। अगर यहाँ 14 है तो 6 का भाग दिया तो शेषफल 2 बचेगा। अगर यहाँ 15 है तो 6 का भाग 15 में दिया तो 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 नहीं बच सकता। क्यों?
क्योंकि 6 अगर बचा तो फिर 6 का भाग 6 में वापस जा सकता है, 7 नहीं बच सकता क्योंकि जा सकता है, यानी 6 से कम कम बचेगा शेषफल अगर बचेगा तो हमारे हिसाब से अगर ये a वापस आए तो कैसे आ सकता है, इस 6 को और q को गुणा करें और 0 जोड़ दें। तो यहाँ मैं लिखूंगा a बराबर 6q प्लस 0। अगर ये वाला a लाना है तो मैं लिखूंगा 6q प्लस 1। ये वाला a लाना है तो मैं लिखूंगा 6q प्लस 2। ये वाला a लाना है तो 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। अब हमें इनमें से हमने रूप सारे बना लिए। ये देखो हमें लाना थे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। ये नहीं लाना, 6q प्लस 0, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, इनको गायब करना है। अगर हम भाग देंगे तो इसके साथ साथ ये भी तो आएंगे, ये भी ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं दिखाना। हमें तो ये 1, 3 और 5 वाला सिर्फ ये दिखाना है। तो हम क्या तर्क देंगे, हम लिखेंगे बाकायदा साफ साफ नीचे कि ये जो a हमने माना है ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो बोलेंगे अच्छा इसमें क्या दिक्कत हुई। फिर हम बोलेंगे अगर ये विषम है तो फिर ये भी विषम ही होना चाहिए। तो बोलेंगे हाँ विषम होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे देखिए विषम है कि नहीं है। तो यहाँ लिखा मैंने 6q, 0 को तो कोई मतलब रहेगा नहीं जोड़ने पे, तो 6q के अंदर 2 का भाग गया तब तो ये सम, नहीं गया तो विषम। तो मैंने 2 का भाग दिया, ये गया 3q बार पूरा जाते हैं। हम बोलेंगे भाई साहब ये संख्या तो सम है। तो क्या दिक्कत हुई, ये विषम है। देखो हमने मान रखा है कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये तो मेल नहीं हुआ कि ये तो विषम और ये सम, ये तो संभव नहीं है, तो ये तो कटेगा। फिर इसको चेक किया 6q प्लस 1, हाँ इसमें 6q में भाग जा रहा है लेकिन 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा। इसको उठाया 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 भाग चेक करेंगे, 2 का भाग 6q में गया, 3q बार गया, 2 में 1 बार गया। जब भी प्लस और माइनस होता है तो नीचे वाली का भाग इसमें अगर दे रहे हो तो इसमें भी देना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ 6 प्लस 2 बटा 8 होता तो या तो 6 2 को जोड़ के 8 करके फिर 2 का भाग दो 4 आए, या फिर 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया और 2 का भाग 2 में गया 1 बार गया, तो 3 और 1 तब भी 4 होता। अगर आप सीधा 2 का भाग 6 में दे रहे हो 3 बार जा रहा है और इसमें नहीं दे रहे हो तब तो फिर 3 और 2 5 हो गए, जबकि यहाँ तो 4 आना चाहिए आंसर। तो जब भी नीचे भाग हो और प्लस माइनस हो तो दोनों में जाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों में दिया, इसमें भी गया इसमें भी गया, तो ये भी सम संख्या, ये विषम, तो ये नहीं लेंगे। फिर बोलेंगे ये भी विषम है, इसमें देंगे 2 का भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, ये विषम आ गई, ये विषम है तो ये नहीं हो सकता, ये विषम है। अतः हमें पता चला कि हमारा वाला ए है ये इस डिजाइन का हो सकता है, इस डिजाइन का भी हो सकता है, या फिर इस डिजाइन का हो सकता है, और ये ही हमें सिद्ध करना था। अब हम देंगे दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें ऐसे निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि स्तंभों की संख्या है, अधिकतम मतलब हायर कॉमन फैक्टर है 616 और 32 का ऐसे निकालेंगे। तो मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर निकाल लेते हैं कि ये कितने स्तंभ होंगे। तो यूक्लिड जी ने बताया था कि जब भी 2 संख्याएं हो, जो बड़ी हो उसको अंदर लिखेंगे, छोटी हो उसको बाहर लिखेंगे, छोटी का भाग बड़ी में देंगे। तो 32 का भाग 6 में देने की कोशिश की, नहीं गया। अगली संख्या लेनी है तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाया, फिर 61 हुआ। अब 2 का भाग 61 में 1 बार गया 32, जैसे ही माइनस किया तो यहाँ बचा 29। अब 29 के अंदर 32 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या हम यही भाग रोक दें या फिर आगे और संख्या है। हम बोलेंगे आगे संख्या है, तो यहाँ 6 यहाँ उतारेंगे तो 296 बन गया। अब 32 का भाग 296 में 9 बार गया, ये गया 288 बार। अब यहाँ बच गए शेषफल। क्या अब हमें और संख्या उतारने की इजाज़त है ही नहीं, तो कहाँ से उतारेंगे, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बोला था नहीं, पॉइंट लगाने की नौबत आए तो आप भाग को रोक दो। तो फिर क्या करें कि जो शेषफल आया है उसको अब भाजक बना लो, यानी अब भाग इसका देंगे। किस में देंगे, इतनी देर जिसका भाग दे रहे थे उसमें देंगे, यानी 32 को यहाँ लिख लिया। अब 8 का भाग 32 में देंगे, 4 बार जाएगा, पूरा जाएगा।
अब आगे तो हमारे पास भाग खत्म हो गया, 0 आ गया शेषफल। हम इसको 2 चरणों में लिखेंगे कि जब 616 लाना हो तो 32 को 19 से गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे। फिर दूसरा वाले भाग में 32 लाना है तो 8 को और 4 को गुणा करेंगे, 0 जोड़ेंगे। और हमें पता है कि जब भी 0 आ जाए तो हम चेक करते हैं कि भाग किसका दिया, 8 का दिया। जिसका भाग देते हैं वही उनका एचसीएफ होता है, यानी 616 और 32 का भाग यानी एचसीएफ 8 आ गया। तो ये तो इसका आंसर है। अब समस्या ये है कि ये प्रश्न समझ में नहीं आता कि एचसीएफ ही क्यों निकालें, ये आर्मी क्या है, बैंड क्या है, मार्च क्या है। तो आर्मी मतलब वो सेना वाले जो बंदूक लेके चलते हैं। मार्च का मतलब होता है कि वो एक सीधी लाइन में चलते हैं। जैसे किसी कोई कोरोना की गाइडलाइन के बारे में बता रहे हो या कोई आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हो तो एक सीधी लाइन में चलते हैं, उसको बोलते हैं मार्च करना, कि सेना मार्च कर रही है। अब यहाँ सेना के आगे चल रहे हैं बैंड वाले, उनकी संख्या है 32। बैंड वाले आगे चल रहे हैं, सेना वाले पीछे चल रहे हैं। लेकिन जितनी लाइन बैंड वालों की है, जितनी लाइन सीधी सीधी बैंड वालों की है, उतनी ही लाइनें आर्मी वालों की है। अब बैंड वालों की लंबाई कम है और आर्मी वाले की लंबी लंबी लाइनें हैं, लेकिन लाइनें बराबर है। स्तंभ का मतलब होता है लाइन सीधी सीधी। तो इसको समझने से पहले हम एक बार ऐसे ओरल में देखते हैं कि मेरे पास 12 बैंड वाले हैं और 18 आर्मी वाले हैं। मैंने इन 12 को बोला कि ये सड़क है, इस पे आपको चल के जाना है, इधर आना है, लाइन लगाओ। तो ये एक जना यहाँ खड़ा हो गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और 12 की 12 लाइन बन गई। फिर मैंने आर्मी वालों को बोला 18 को कि आप भी लाइन बनाओ, लेकिन लाइन यही होनी चाहिए, इस लाइन के अलावा दूसरी लाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये बेचारे इस लाइन के पीछे लग गए और लाइन लग गई बहुत लंबी। फिर मैंने इनको बोला नहीं 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 नहीं, इन बैंड वालों को बोला ऐसे मत करो, आप एक काम करो, ये लाइन लंबी हो रही है तो 2 लाइनें बना लो। तो ये जब 2 लाइनें बनाएंगे तो 6 तो इधर आएंगे, 6 इधर आएंगे, बराबर। एक बचना नहीं चाहिए ना, एक छूटना चाहिए, बराबर लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इनको बोला 18 को कि आप इनके पीछे लगते जाओ। तो 2 आए, एक इधर एक इधर, फिर 2 आए, एक इधर एक इधर, फिर 2 आए, एक इधर एक इधर, यानी 9 इधर खड़े हो गए और 9 इधर खड़े हो गए, क्योंकि 9 और 9 18। और लाइनें 2 ही बनानी है, लाइनें जो बैंड वालों की है वही लाइन इनकी होनी चाहिए, ये कन्फर्म है, उसने बोला है। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, ये देखो 6 इधर हो गए, 9 इधर हो गए, 6 9 ये तो बहुत ज़्यादा हो गए, कम ज़्यादा से ज़्यादा लाइनें बनाओ, 1 2 3 4 5 जितनी लाइनें बना सकते हो उतनी बना लो। अब इन बैंड वालों को गुस्सा आ गया, ये 12 के 12 खड़े हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ ये बना दी लाइन। फिर मैंने इनको बोला कि 18 इनके पीछे लग जाओ। तो 12 तक तो आ गए। अब जो 6 बच गए, जैसे यहाँ 1 2 3 4 12 आगे बैंड वाले खड़े थे, इनके पीछे 12 आर्मी वाले खड़े हो गए, तो 12 ही खड़े हुए, 6 तो बच गए। अब 6 को अगर मैं पीछे खड़ा करूँ तो फिर वो तो लाइन पूरी पूरी नहीं बनी, वो तो खाली रहेगी जगह, 6 को भेज भी नहीं सकता कहीं कहीं आप बोलोगे 6 को गायब कर दो। फिर मैंने इन बैंड वालों को बोला अरे ऐसे मत करो, आप पूरी 12 की लाइन मत बनाओ, थोड़ी सी छोटी करो। अब ये छोटी करेंगे तो ये बोलेंगे तो फिर कितनी बनाएं, 12 नहीं बनाए तो 6 बना लें। मैंने बोला तो ये ठीक है 6 बना लो। तो 1 2 3 4 5 6 और इनके पीछे 6। मैंने इनको बोला क्या तुम भी 6 बना सकते हो? उन्होंने बोला हाँ, 6 इधर खड़े हो गए, 6 इनके पीछे खड़े हो गए, 6 इनके पीछे खड़े हो गए, यानी 6 लाइन इधर बनी और 2 तो इनकी और 3 इनकी, 5 ऐसे बनी। क्या 6 लाइनों से ज़्यादा लाइन इन दोनों की बन सकती थी? तो आंसर आएगा नहीं बन सकती थी। 6 से कम बन सकती थी भाई, ये 4 लाइन बनाए, 1 2 3 4, और हर लाइन में 3 जने खड़े हो जाए, लेकिन फिर 4 की लाइन इनकी नहीं बन सकती क्योंकि 4 4 4 16, लेकिन 2 बच जाएंगे। तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आएगा कि इनकी अधिकतम स्तंभों की संख्या, ये स्तंभ ही तो है, अधिकतम स्तंभों की संख्या हमारे पास आई 6। अब एक बार हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं, 12 और 6 का एचसीएफ। 12 और 6 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? 18 को यहाँ लिखेंगे, भाग देंगे 12 का, तो ये भाग गया एक बार, 12 एकम 12, और शेषफल बच के 6। फिर हम भाग देंगे 12 में, फिर 12 का भाग 2 बार 12, और ये 0, यहाँ शेषफल। जैसे ही शेषफल 0 है, हमने देखा भाग 6 का दिया, इसका मतलब 12 और 18 का एचसीएफ भी 6 है। तो हम इतना दिमाग क्यों लगाएं, हम सीधा एचसीएफ निकाल लें कि हमें पता है कि अधिकतम लाइनें बनानी है इन 32 की भी और इन 616 की भी, तो हम यहाँ इनका एचसीएफ ले लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे
416 को मैंने बोला कि 2 लाइनें बनाओ, तो इन्होंने 308 तो इधर खड़े हो गए, 308 इधर खड़े हो गए। बैंड वालों को बोला 2 लाइनें बनाओ, तो 16 इधर खड़े हो गए, 16 इधर खड़े हो गए। लेकिन ये तो 16 और फिर 308, ये तो बहुत लंबी लाइन होगी। तो मैंने बोला थोड़ा कुछ कम करो, यानी आप लाइनें ज़्यादा बना लो। तो ये लाइनें जैसे इनको तोड़ी तो ये 4 लाइनें में हो गई, 154, 154, 154, 154। तो ये भी 4 लाइन में हो गए, 8, 8, 8, 8। फिर बोला थोड़ा और कम करो, तो ये हो गए 77, 77, 77, 77, 77, ये वगैरह 77। 8 लाइनें बना दी। तो इनकी भी 8 लाइन बना दी, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4। अब अगर मैं और बोलूँ कि 8 नहीं 16 लाइनें बनाओ, तो ये 77 कैसे टूटेगा? 77 तो 7 और 11 में टूटेगा। तो एक लाइन में 7 और एक में 11, ऐसा थोड़ी हो सकता है। हर लाइन में बराबर आदमी आने चाहिए। तो हाईएस्ट ये टूट सकता है कि ये 77 आदमी हो सकते हैं, ये 4 आदमी हो सकते हैं। इनकी भी 8 लाइनें बनी सीधी सीधी, इनकी भी 8 लाइनें बनी, इसलिए हमने इनका एनसीएफ निकाला था। अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके, यानी अब की बार इसने प्रश्न में बोल दिया कि इस विभाजन एल्गोरिथम का आपको प्रयोग करना ही करना है। चलो कोई बात नहीं, करके दर्शाइए। हमेशा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला तीसरा प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था, दूसरा प्रश्न दर्शाइए, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अच्छा आपकी बार वर्ग हो रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कोई बात नहीं, जैसे जैसे उसने बोला है, प्रश्न एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है, दर्शाने वाले प्रश्न एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आते, लेकिन कुछ हिंट दी होती है उसमें। जैसे इसमें दी हुई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और दर्शाना है 3m। मुझे दिख रहा है कि इसमें 3 का भाग दिया होगा, कोई संख्या है जो कैसी है, धनात्मक पूर्णांक है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। धनात्मक का मतलब प्लस की है, पूर्णांक मतलब वो प्लस वाली संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 इसका मतलब ये कन्फर्म पता चल गया कि भाग 3 का देना है। तो हम 1 के अंदर पहले 3 का भाग देंगे, तो क्या पता 1 का भाग पूरा जाए और शेषफल 0 बच जाए, क्या पता 1 का भाग 3 में दें और शेषफल 1 बच जाए, क्या पता 2 बच जाए। 3 तो बचेगा नहीं, क्योंकि 3 बच जाए तो फिर 3 का भाग 3 में वापस जा सकता है, तो 3 बचेगा। तो इन 3 भागों से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक a है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो हम पहले समीकरण 1 से कर लेते हैं कि माना कि a बराबर 3q है। फिर हमें क्या करना है कि इस धनात्मक पूर्णांक को ऐसा कैसा नहीं रहने देना है, हमें इसका करना है वर्ग, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो मैं भी इसका क्या करूँगा, वर्ग, क्योंकि ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। तो इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर इसका भी स्क्वायर करने पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों के बराबर था। तो ये तो हो गया a², ये हो गया 9a²। हमें इसका धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का दिखाना है, 3m का। ऐसी डिजाइन आनी चाहिए, जबकि i ऐसी है, ये तो समस्या है। तो सबसे पहले हमें ये 3 का जुगाड़ करना है। तो क्या यहाँ इस 9 में से मैं 3 निकाल सकता हूँ बार? तो हाँ, मैं 3 निकाल सकता हूँ, और इस बाकी को मैं 3q का स्क्वायर कर सकता हूँ। अब समस्या ये है कि 3 तो आ गया लेकिन m नहीं आया, तो मैं फिर क्या बोलूँगा कि इस 3q² को आप m मान लीजिए। क्यों? क्योंकि m भी एक चर पद है और q भी एक चर पद है। चर पद को 3 से गुणा करोगे तो ये भी एक चरी पद बनेगा। हम पूरे को मान लें, पूरे को m मान लें तो भी ठीक है, लेकिन फिर a² m के बराबर हो जाएगा, जबकि हमें तो 3m के बराबर दिखाना है। तो पहले हम 3 का जुगाड़ करेंगे साइड में और बाकी को m मान लेंगे। सेम वैसे ही हम दूसरे समीकरण से दूसरा समीकरण उठाएंगे, a बराबर 3q+1, a बराबर 3q+1। तो स्क्वायर करेंगे, ये तो a² हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q², 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। सूत्र होता है a² + b² + 2ab। तो 3q का स्क्वायर करेंगे 9q² आएगा। ये 1 मैंने इधर लिख दिया, 3 दूनी 6q इधर लिख दिया। अब a² मेरे पास ये आया, जबकि हमें ऐसा रूप दिखाना है 3m+1। 3m 1 तो कहीं दिख रहा नहीं, 1 तो दिख रहा है, खैर 1 तो दिख रहा है, क्योंकि हमें 3m+1 दिखाना तो +1 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ 3m थोड़ी है। तो क्या मैं यहाँ से 3 बाहर ले सकता हूँ? तो
3 जैसे ही बाहर लिया तो ये बन गया 3q² और ये बन गया 2q। भाई कॉमन ले लिया दोनों में से, वापस गुणा करोगे तो 3 तिया 9q² और 3 दूनी 6q², एक ही बात है। अब समस्या ये आ रही है कि 3 आ गया, 1 आ गया, m नहीं आया, तो इस बाकी को उठा के हम क्या बोलेंगे m, कि ये भी चर है और ये भी चर है, ये भी चर है, यानी ये सारे चर है, यानी इस पूरे को मैं m मान सकता हूँ। अब आप कोई बोलेंगे कि m को तो हम ये मान चुके हैं ना, ये इस m के लिए है और ये इस m के लिए, ये एक ही बात है कि ये भी चर ही है, यहाँ m2 मान लो, m1 मान लो, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसने बोला है कि m से m, कोई बात नहीं। तीसरे समीकरण को उठाया हमने, a बराबर 3q+2, a बराबर 3q+2, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि उसने बोला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का रूप दिखाना है, धनात्मक पूर्णांक संख्या को नहीं दिखाना, तो वर्ग का रूप करेंगे तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। इसका वर्ग किया a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर किया तो 9q² प्लस ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q और 2 का स्क्वायर 4। अब हमें दिखाना है या तो ये ऐसा हो या फिर ऐसा हो, लेकिन यहाँ तो हमारे पास प्लस के 4 बच रहे हैं, एक तो बच ही नहीं रहा, तो क्या मैं इस 4 को 3 + 1 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, हमारे पास 1 आ गया। अब ये जो बाकी का सामान बचा है इसको हमें 3m बनाना है, तो पहले तो 3 निकालो इनमें से, तो 3 निकालने का मतलब 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से बचा 3q², यहाँ से बचा 4q और यहाँ बचा 1, वापस गुणा कर लो यही आएगा, 3 तिया 9q, 4 × 12 और 3 एकम 3, लेकिन हमारे पास ये बच गया 3 बार आ गया और यहाँ अंदर कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है, तो प्लस का 1 बन रहा है। हमें 3m + 1 रूप दिखाना, तो यहाँ m बनाना पड़ेगा, तो इस पूरे को उठा के हम क्या बोलेंगे m, यानी a² बराबर 3m + 1, यानी हमने देखा कि हमारा जो धनात्मक पूर्णांक a था, जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये या तो इस डिज़ाइन में बना या इस डिज़ाइन में बना या फिर इस डिज़ाइन में बना, और हमें पर्सन वाले ने यही बोला था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो इस रूप का हो या इस रूप का हो, ये दिखाना था, तो ये हमने दिखा दिया, तीनों को दिखा दिया, इधर दिखा दिया, इधर दिखा दिया और इधर दिखा दिया, इतनी सिद्ध। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं हम अंतिम प्रश्न, इस प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, बस सेम, यानी इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, जैसे हमने पहले चौथे प्रश्न में किया था, इसमें अंदर 1 के अंदर हमने 3 का भाग दिया था, क्योंकि इसमें 3m कुछ हिंट था हमारे पास, तो हमने 3 का भाग दिया था। यहाँ देखें, इस प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, वही धनात्मक पूर्णांक वही a, उसी a का रूप अब की बार ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन वो a नहीं, उस a का घन, उस a का घन का रूप ऐसा दिखाना है, 3m का 9m का 9m + 1 का 9m + 8 के रूप का होता है। सेम प्रोसेस, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अब ये a क्या हो सकती है, धनात्मक है यानी प्लस की है, और पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कोई सी भी। यहाँ मुझे दिख रहा है 9m, अगर मैं 1 के अंदर 9 का भाग दिया तो मेरे पास ये कंडीशन आएगी यूक्लिड विभाजन से कि अगर मैं 1 के अंदर 9 का भाग दूँ तो शेषफल 0 बचे, 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, 6 बचे, 7 बचे, 8 बचे, 9 नहीं बच सकता, क्योंकि 9 बचेगा तो फिर 9 का भाग और 9 का चला जाएगा। अगर मैं इन सब को लेकर इन सब का घन करने बैठ गया तो कम से कम 4 या 5 पेज भरेंगे। हमें ये 9 ही तो चाहिए, कैसे ना कैसे 9 आना चाहिए, तो क्यों ना मैं 3 का भाग दूँ, क्योंकि 3 का कहीं ना कहीं घन करूँगा तो 27 आएगा, 27 में से मैं 9 निकाल सकता हूँ बाहर, और हमें 9 ही चाहिए, तो मैं इस 1 के अंदर 3 का भाग दूंगा, तो 3 का भाग दूंगा तो या तो पूरा जाएगा, या शेषफल 1 बचेगा, या शेषफल 2 बचेगा, 3 नहीं बचेगा, 3 बचेगा तो फिर चला जाएगा। इन तीनों को मैंने मान लिया कि ये मेरा धनात्मक पूर्णांक संख्या है, अब ये मान लो चाहे ये मान लो, दोनों बराबर आ गई। हमें इनका करना है घन, तो समीकरण 1 का मैं अगर घन करूँ तो 1³ 3q q का क्यूब, ये तो हो गया a³, ये हो गया 27 हमें 27 क्यूब नहीं चाहिए, 27 क्यूब नहीं चाहिए, हमें 9 चाहिए कहीं ना कहीं, यानी इस क्यूब को हमें कहीं ना कहीं 9 और उसके साथ में m आ जाए, ऐसी डिज़ाइन होनी चाहिए। तो पहले तो हम इसमें से 9 निकालेंगे बाहर, तो जैसे मैंने 9 निकाला तो यहाँ बच गया 3 क्यूब, अब 9 तो आ गया, हमें लाना m, तो ये जो बाकी बच गया इसको हम क्या बोल देंगे कि ये m, ये भी चर है और ये भी चर कर सकते इतना, यानी a³ को हमने 9m के बराबर दिखा दिया, यानी इसकी डिज़ाइन ऐसी बना दी। दूसरे समीकरण
दूसरा समीकरण है a बराबर 3q प्लस 1, तो a क्यूब 3q प्लस 1 का होल क्यूब। क्यूब का फॉर्मूला होता है पहली का क्यूब दूसरी का क्यूब प्लस 3 गुणा ए बी और गुणा a प्लस b। तो यहाँ करेंगे पहली का क्यूब प्लस दूसरी का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली गुणा दूसरी कोष्टक पहली प्लस दूसरी। इसका क्यूब करूँगा तो ये आ गया 27 क्यूब प्लस 1 का करूँगा तो 1 और 3 को 3 से गुणा करूँगा तो 9 और इसके साथ क्यू है क्यू और 1 से करूँगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 9 क्यू और कोष्टक के अंदर है 3q प्लस 1। अब मैं इस 9q को इन सबसे गुणा करूँगा क्योंकि कोष्टक के बाहर लगा हुआ है, तो 9q को इससे गुणा करूँगा तो 27q² और ये इसको किया तो 9q और ये बाकी का ऐसा कैसा आ गया। हमें ऐसी डिजाइन चाहिए या ऐसी, तो ऐसी तो आ नहीं सकती, कन्फर्म है। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये 1 बचेगा, तो इस 1 में से हम 9 नहीं निकाल सकते, तो कहीं ना कहीं ये 1 बचेगा, तो 1 को मैं साइड में कर लेता हूँ। अब मुझे दिख रहा है जैसे ही मैंने 1 को साइड किया तो फिर ऐसी डिजाइन हो सकती है और हम ऐसी बनाना भी चाहेंगे। ये तो आ गया। अब चाहिए हमें 9 और m, तो इस बाकी संख्या में से मैंने इस 1 को साइड में लिख लिया 27q, ये 27q² और ये 9q और इस 1 को इधर लिख लिया। 1 तो आ गया। इन तीनों आदमियों में से मुझे 9 निकालना है बाहर, तो 9 को जैसे मैंने बाहर निकाला यहाँ बचा 3q, यहाँ बचा 3q², यहाँ बचा q, 9 बार आ गया। वापस गुणा करोगे तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब डिजाइन 9 आ गई, 1 आ गया, यहाँ कुछ ना कुछ गुणा है, तो ये जो गुणा है इसको हम m मान लेंगे। 3q प्लस 3q² प्लस q बराबर m, यानी 9 इसको मान लिया m और ये आ गया प्लस 1। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हम धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये जो हमने a माना है, उसका अगर हम क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो ये इस रूप का हो सकता है। फिर हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा समीकरण a बराबर 3q प्लस 2, तो यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। सेम a का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा पहली गुणा दूसरी और पहली प्लस दूसरी। इसका क्यूब किया तो 27 क्यूब, इसका किया तो 8, इन दोनों को गुणा किया 3 किया 9 और 9 दूनी 18 क्यूब और ये आ गया 3q प्लस 2। फिर 27 का 27, 8 का 8, 18 क्यूब को मैं इससे गुणा करूँगा 18 3 54 और 18 क्यूब को 2 से गुणा करूँगा तो 18 दूना 36। अब मुझे दिख रहा है ये 8 है, इसमें 9 आ ही नहीं सकता कॉमन, ये 8 है, इसमें 2 कॉमन आ सकता है, 4 आ सकता है, 8 आ सकता है, ये आ सकता है, 9 नहीं आएगा। तो इस 8 को पहले साइड में करूँ। जैसे ही मैंने 8 को साइड में किया तो मुझे दिख रहा है कि हाँ ऐसी डिज़ाइन बनानी भी है जिसमें 8 चाहिए हमें, तो 8 को तो साइड में कर दिया, तो 8 को साइड में कर दिया। अब बाकी जो सामान बचा है उसमें से 9 चाहिए बाहर, तो क्या इसमें से 9 आ सकता है? आ सकता है। इसमें से आ सकता है? आ सकता है। इसमें से आ सकता है? आ सकता है। इसमें से बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 4। 9 बाहर लेने का मतलब 9 माइनस नहीं कर रहे हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं। जैसे ही वापस गुणा करेंगे 9 को 3 से 27 आएगा, 9 को 6 से करेंगे 9 6 54 आएगा, 9 को 4 से करेंगे 36 आएगा और यहाँ क्यू आएगा। अब ये क्यू बन गया 9, यहाँ कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है और प्लस 8, तो कुछ ना कुछ गुणा होने का मतलब मुझे m चाहिए वहाँ ऊपर लिखा हुआ, तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? m, यानी a क्यूब 9m प्लस 8। a धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, उसका क्यूब किया तो क्यूब इस डिज़ाइन का भी आया, इस डिज़ाइन का भी आया और इस डिज़ाइन का भी आया, और हमें इस धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप का, इस रूप का, इस रूप का दिखाना था, जो हमने दिखा दिया। थैंक यू।